आज हम लोग जीन पियाजे को देख रहे हैं और जीन पियाजे को देखने का मतलब तो गजब ही है कि एक तरीके से बड़ा क्रिटिकल अप्रोच है इनका, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आए हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चंस कई बार जो जितनी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम्स हैं उस सब में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अभी सीटेट का चल रहा है तो इससे भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जीन पियाजे के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण सबसे अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ रहे हम लोग। जीन पियाजे के बारे में अगर देखें तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, जिसमें ये जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के रूप में थे। सीखने की प्रक्रिया पर अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया पर अगर सर्वप्रथम किसी ने अध्ययन किया तो उस व्यक्ति का नाम जीन पियाजे होता है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार दिया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। बच्चों के यानी विकास के बारे में जो मनोविज्ञान का काम किया या मनोचिकित्सक के रूप में जो इन्होंने काम किया, इसलिए इनको विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया। भाषा के संदर्भ में अगर आप बात देखते हैं तो जीन पियाजे के कुछ अपने विचार जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो सिद्धांत इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो होता है कि बच्चों के दिमाग में एक विचार आता है और उस विचार के बाद उस व्यक्ति में या उस बच्चे में भाषा या अवधारणा या उसका जो कॉन्सेप्ट जिसको संप्रत्यय बोलते हैं या उसकी वैचारिक सोच आती है। यानी अगर जैसे देखें, ठीक इसके दूसरे संदर्भ में अगर वाइगोस्की को देखते हैं तो वाइगोस्की क्या बोलते हैं, वाइगोस्की बोलते हैं, अगर आप यहाँ देख लेंगे वाइगोस्की को, तो वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले आपका भाषा आएगा, फिर बाद में विचार या वैचारिक सोच आएगी, विचार आएगा, वाइगोस्की बोल रहे हैं। लेकिन जीन पियाजे क्या बोल रहे हैं कि दिमाग में जो होता है बच्चे के पहले विचार आता है, उसके बाद से क्या होता है कि भाषा या उसकी अवधारणा आती है। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट हो रहा है कि ये कहाँ तक फिट बैठ रहा है। तो मैं एक जेन्युइन सोच बता रहा हूँ आपको कि मुझे भी ये सिद्धांत बहुत सही लगता है। इसके रीजंस दो एक हो सकते हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो ये स्पष्ट हो रहा है क्या कि जो हम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाते हैं या इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो समझ क्यों नहीं पाते हैं, और समझ भी लेते हैं तो बोल क्यों नहीं पाते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमारे दिमाग में एक प्रोसेस के रूप में आ रहा है या इंफॉर्मेशन के रूप में आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन को हम भाषा का रूप क्यों नहीं दे पा रहे। तो सबसे पहले वो हमारे दिमाग में भाषा के रूप में आती है कि किसी विचार के रूप में आती है। तो जहाँ तक मैं भी समझ पाता हूँ तो कोई भी जैसे इंग्लिश को जब इंग्लिश स्पीकिंग वाली बातें जब होती हैं, नई नई भाषाओं को जब सीखने की बात होती है, तो वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि किसी भाषा को सीखने में दिक्कत क्या होती है। पहली चीज़ कि हम उसके बारे में उस तरीके से विचार नहीं रख पाते, अर्थात जो हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है, थिंकिंग प्रोसेस हो रही है, तो उस प्रोसेस में हम उस लैंग्वेज में नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे कि एक तरीके से विचार है, अब कोई चीज़ जैसे मुझे खाना खाना है, ये मैंने हिंदी में सोचा, इसी चीज़ को आई हैव टू ईट इंग्लिश में सोचना है, इसी तरीके से किसी और भाषा में सोचना है। तो पहले वो विचार आ रहा है, वो विचार चाहे चेतना अवस्था में हो, चाहे अचेतन अवस्था में हो, चाहे किसी रूप में हो, विचार दिमाग में सर्कुलेट हुआ। उसके बाद से क्या हुआ कि भाषा का रूप धर के मौखिक, सांकेतिक या लिखित रूप में किसी तरीके से वो प्रकट हुआ। तो जीन पियाजे यहाँ बोलते हैं कि भाषा में विचार पहले आएगा, फिर बाद में भाषा आएगी। अगर आप इसको भूल भी जाते हैं कि मतलब कि कब वाइगोस्की वाला होगा, कब जीन पियाजे वाला होगा, तो बस आप समझिएगा कि जैसे आप समझिएगा कि जीव याद रख सकते हैं, जीव से जीन पियाजे, और जीन पियाजे में आएगा विचार, इसके बाद आएगा भाषा। तो जीव भी याद रख सकते हैं कि जीन पियाजे जीव, भाषा के बारे में जीव, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे मानव विकास के पक्ष में इन्होंने बहुत शानदार 3 बातें कही, और मानव का विकास किन किन पक्षों से होकर गुजरता है या मानव का विकास का पक्ष क्या है, किन संदर्भों में उसका विकास होता है, उसके बारे में बातचीत किया और इसको 3 पक्षों में बांटा।
पहला उन्होंने बांटा ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। अब यहीं से खेल शुरू हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान की प्रधानता को उन्होंने बताया, भावात्मक पक्ष में भाव को बताया और क्रियात्मक पक्ष में क्रिया को बताया, जिसमें करके सीखना ये सब आ जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि जो मानव का विकास हो रहा है ये कहीं ना कहीं इन जो अवस्था है इन्हीं 3 श्रेणियों में या पक्षों में दिखाई देगा, या तो ज्ञान के रूप में, या भाव के रूप में, या तो क्रिया के रूप में, वो स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने सबसे ज्यादा जिस पे फोकस किया वह था इनका ज्ञानात्मक पक्ष, जो आगे चलकर विकसित होकर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में सामने आता है। लेकिन इस संज्ञानात्मक विकास को समझें उससे पहले हम संज्ञानात्मक विकास से कुछ और जुड़े हुए पहलू पे बात करें, जिसपे एनसीएफ और एक तरीके से और जो शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत हैं वो बातें करते हैं, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू एक विचार देते हैं। तो वो क्या है जरा उसको भी समझ लें। अगर हम देखें तो बोध के स्तर की बात करें, क्योंकि ज्ञान और बोध का एक लिंक है और उसी लिंक को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि बोध के स्तर की बात मैं बोलूं तो जो ये बार बार ये शब्द आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, तो उसको हम लोग समझते चले यहीं पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोध क्या होता है? बोध के स्तर में पहला पॉइंट बोध हम देखते हैं तो भाषा की समझ, अर्थात जो कुछ हम बोल रहे हैं मौखिक रूप से, लिख रहे हैं लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से, जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसकी एक समझ होनी चाहिए। अर्थात बोध का मतलब है कि चाहे चीजें लिखित हो, मौखिक रूप से हो या सांकेतिक रूप से हैं, आप उसको अच्छे से समझ पाएं, यह होती है बोध। और यही भाषा को दिखाती भी है। भाषा की समझ बोध वाली बात, कही बात की भाषिक अभिप्रायों की समझ, जो बातें कही जा रही हैं उसमें भाषा कितना अभिप्राय है, कितना मतलब रखता है, क्या अर्थ होता है, उसकी समझ लेके चलेंगे। दूसरा जो है ज्ञानात्मक, यानी बोध के स्तर का जो दूसरा पॉइंट होगा वह ज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव बोलते भी हैं आप, कॉग्निटिव। इसमें क्या होता है कि इसकी समझ साक्ष्य क्या होता है, अर्थात जब बच्चे को, व्यक्ति को ज्ञान का बोध होता है, ज्ञान का बोध होगा तो उसमें वह यह जान जाएगा कि समझ इस बात की हो जाएगी कि साक्ष्य क्या होता है, सत्य क्या है, प्रूफ क्या है, कथन की कोई सत्यता को कैसे तय की जाती, अर्थात अब वह प्रोसेस के बारे में जाने, वह प्रक्रिया कैसी है या क्या है जिसके माध्यम से हम ये तय कर पाए कि यह जो चीज हमारे सामने या कथन के रूप में या समस्या के रूप में है वो किस तरीके से सत्य है या सही है। और अंतिम बात कि किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त करना जरूरी है, अर्थात सही साक्ष्य क्या है और सत्य को परखा जाए। सही साक्ष्य को प्राप्त करके जो है सत्य को कैसे परखा जाए, सत्य को परखा जाए, इस बात का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात ज्ञान को एक लाइन में समझें कि एक ऐसी समझ जो साक्ष्य के बारे में जानकारी ग्रहण करते हुए, सत्यता को तय करते हुए और सत्य को अच्छे से परख ले, वही एक तरीके से ज्ञान है। दुनिया की किसी भी समस्या में, दुनिया के किसी भी समाधान में वास्तविक यथार्थ सत्य क्या है यह जान लेना आपके बोध के स्तर यानी ज्ञान में छिपा हुआ है, ज्ञान का जो स्तर है कहलाएगा। आगे देखेंगे एक तीसरा शब्द आता है संदर्भ। ये बार बार शब्द पूछे भी जाते हैं, जिसके बारे में चर्चा हो उसी की अवधारणाओं की समझ। क्योंकि नहीं कहते हैं कि मेरे संदर्भ में, अर्थात जो बातें हो रही हैं उसी के संदर्भ में, उसी की समझ को देखते हुए मैं अपनी बात या अपनी समझ आपके सामने रखता हूं। बातें जो कुछ भी हो, काम जो कुछ भी हो, इरादे जो कुछ भी हो, लक्ष्य जो कुछ भी हो, उसके सापेक्ष जो भी कुछ समझ होगी वह कहलाती है, या जो कुछ भी क्रिया होती है वह उसके संदर्भ में कहलाती है, उसकी अवधारणा के रूप में प्रकट होती है। एक शब्द बार बार आपको मिल रहा होगा, संबंधित और सार्थक। इसका मतलब क्या होता है? तो संबंधित और सार्थक में संबंधित को यदि देखें, तथ्यों और प्रत्ययों के अंतः संबंध देखिएगा। तथ्यों, फैक्ट, प्रत्ययों यानी कॉन्सेप्ट्स, यानी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बीच जो इंटर रिलेशन है उसकी आपको क्या होनी चाहिए, संबंध को विकसित करके उनके माध्यम से, यानी फैक्ट और कॉन्सेप्ट को, जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट का जो इंटर रिलेशन है उसकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करके
डेवलप करने के माध्यम से कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्या है, उनको ज्ञात वस्तुओं के जाल से जोड़ना, अर्थात जो हमारी जानकारी में वस्तुएं हैं, जो हमारी स्थानीय वस्तुएं हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में वस्तुएं हैं, उनसे कनेक्ट कर देना, यही कहलाता है कि एक दूसरे से संबंधित करके हमको अध्ययन सरल कर लेना या सीख लेना, ये वाली प्रक्रिया। अब सार्थक में अगर हम देख लें, विभिन्न वस्तुओं के बीच के संबंधों को समझना, जो वस्तुएं हैं उनके बीच क्या संबंध है, उन संबंध को समझ लेना सार्थकता होती है या सार्थक फेज होता है। और उनके एक दूसरे के संदर्भ में महत्व जानना। सार्थक चीजें यही होती है कि एक दूसरे से दूसरा कैसे जुड़ा है, उन चीजों को समझ लेना और समझ के साथ उनके महत्व का क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो समझ लेना ही एक तरीके से सार्थकता कहलाती है। अब हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास, ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही मेजर रूप से इसमें शानदार पॉइंट्स आएंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अब संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत चालू हो गया है, इस सिद्धांत में अगर आप देखेंगे तो संज्ञानात्मक विकास इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी क्या कहती है, वहां से आप पकड़ लेंगे। तो पहले तो इस शब्द का मतलब समझिए कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। तो संज्ञान जो शब्द है, इसका मतलब होता है कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो यहां से ही उठा लेंगे, अर्थात संज्ञान का सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि जो अपना ज्ञान है उसी के माध्यम से जो अपना कर्म है, यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं, और जो कुछ अभिव्यक्ति के रूप में, भाषा के रूप में हम कह रहे हैं, उन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन या एक अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेना ही संज्ञान है। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ये संज्ञान का अर्थ हो गया। दूसरी चीज अगर हम देखें कि संज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखें, तो संज्ञान का शाब्दिक अर्थ है चिंतन करना, विवेचना करना, सृजन करना, जानना, ध्यान देना, अवधान जिसको आप बोल सकते हैं, संकेत करना, समस्या का हल करना, कल्पना करना, योजना बनाना और वर्ग बनाना। यहाँ से अब देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा, जिसमें से पहली अवस्था संवेदिक पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में इसको सेंसरी मोटर के नाम से जाना गया। अब चूंकि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से जो चीज़ें हमको पता चलेगा, जो ज्ञान होगा, या संवेदी के माध्यम से, तो जो संवेदी क्रियात्मक उपकरण है, अर्थात वो संवेदी अंग कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हमको ज्ञान होगा, इसकी अवधि देखेंगे तो जन्म से 2 वर्ष, यानी बचपन में जब आप पैदा होते हैं वहां से 2 वर्ष की अवधि को इन्होंने संवेदी अवस्था का नाम दिया। संवेदी क्रियात्मक उपकरण, यानी इस अवस्था में क्या क्या आपको ज्ञान देने के लिए क्या क्या काम करेंगे लोग। तो आँख है, आँख का काम यहाँ देखना होगा, कान का सुनना, नाक का फिर से सूंघना, जीभ को टेस्ट करना, स्वाद लेना, त्वचा को स्पर्श करना, हाथ पैर को हिला डुला के अपनी प्रतिक्रिया को दिखाना। अर्थात ये जो संवेदी उपकरण है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ पैर, ध्यान रखिएगा कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदी क्रियात्मक उपकरण नहीं है, अर्थात संवेद को दिखाने वाला नहीं है। तो ये 6 याद रखेंगे, जिसमें आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और हाथ पैर है। इनके माध्यम से एक बच्चा क्या करता है कि अपनी अभिव्यक्ति को दिखाने का काम करता है, जो 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। इस अवस्था में सिम्टम्स क्या दिखते हैं, अर्थात कैसे जानेंगे कि इस अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है, कैसे सीख रहा है, और उसकी एक्टिविटी को देख के आप क्या क्या अनुमान कर सकते हैं। तो चलिए हम उस पर बातचीत करें। देखेंगे सबसे पहले तो बाह्य जगत से इस अवस्था में बच्चा अनभिज्ञ होगा, अर्थात बाहरी की दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं होगा, ना तो किसी पड़ोसी को जानता होगा, ना तो घर के दरवाजे कितने हैं, रूम कितने हैं, माँ बाप कौन है, उसको बाहरी दुनिया से बहुत कम लगा हो। खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या है उसको बहुत कम समझ में आ रहा होगा, या तो बिल्कुल नहीं। परिचितों को, हाँ ये इंपॉर्टेंट मिलेगा,
परिचितों को मुस्कान के साथ स्वागत करेगा और अपरिचित से भय का प्रदर्शन करेगा। अब मम्मी को, पापा को या फैमिली के अन्य मेंबर जो उसके साथ जीते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, उसको खिलाते रहते हैं, तो ऐसे में वह बच्चा उनको देखेगा तो मुस्कुराएगा, एक क्यूट सा स्माइल देगा और उसके बाद से मम्मी या पापा का आके कहेंगे अरे मेरे लल्लू लल्लू बच्चा, और या घर का कोई भी मेंबर उठा लेगा उसको, तो उनको देख के तो मुस्कुराएगा। पहले अपना हाथ पैर वैसे ही जहाँ होगा किट करता रहेगा या मुस्कुराने लगेगा। तो परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। और कोई अपरिचित व्यक्ति जैसे बगल का या कोई रिश्तेदार आ गया तो उसको ऐसे भय से प्रदर्शन करेगा, ऐसे जैसे सिहोर के लगेगा कि उसके ऊपर क्या विपद आ गया है, कि कोई भूत प्रेत आ गया, जैसे अभी हम लोग जो महसूस करते हैं, आश्चर्यचकित डर के भाव में वो प्रदर्शन करने लगेगा। तो अभी उसका ज्ञान उसी स्तर पे हो पा रहा है, तो ये हम इस अवस्था में देखने को मिलेगा। छोटे छोटे शब्दों को बोलना, छोटे छोटे शब्दों को, जैसे अब मम्मी आके कहेंगे कि अरे हमार बेटा, पापा बोलो, मामा बोलो, तो माँ माँ ऐसे वो छोटे छोटे सिप सप थप ब दा ऐसे कुछ शब्दों को बोलना स्टार्ट करेगा। और जब इन शब्दों को वो बोल रहा होगा, यानी छोटे छोटे शब्दों को बोल रहा होगा, तो ये इस स्थिति को हम लोग वृत्ताकार की क्रिया की अवस्था भी बोल सकते हैं। वृत्ताकार की क्रिया की अवस्था की, जैसे ये वृत्त है, यहाँ किसी शब्द को उसने पा बोला है, तो फिर ये कई अपने मन से कभी भूल के, उसको पता नहीं लेकिन कॉन्शियस या अनकॉन्शियस ब्रेन में उसके पड़ा रहेगा, फिर यहाँ पा बोल देगा, यहाँ पा बोल देगा, यानी कहीं ना कहीं वो रिपीट करने की स्थिति में आएगा और वहां से वो ज्ञान का अर्जन करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि हम जान नहीं रहे हैं कि उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, तभी जाके वो इन शब्दों की पुनरावृत्ति कर पा रहा है। इसके बाद और देखेंगे कि इसमें स्वतः होने वाली क्रियाएं संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाई के रूप में देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दिखा कि स्वतः होने वाली क्रियाएं ही, अर्थात जो क्रियाएं अपने आप हो जा रही हैं, जैसे वो बोल रहा है, कभी जब बोलते बोलते चले गए लोग, कभी देख के डर जाना, हाथ पैर हिलाने लगना, ये जो संवेदी क्रियाएं हैं, कभी चिल्लाने लगना, तो ये क्या करता है ना, एक्सप्रेशन के माध्यम से, रो के, गा के या हाथ पैर चला के, तो जैसे बच्चे को सुसु लगता है तो उस समय रोने गाने लगेगा, वो तो बताएंगे नहीं कि मुझे ले चलो इमरजेंसी में, तो वो कोई इस तरह की प्रक्रिया को करेगा और उसी क्रिया के बिहाफ पे आप क्या करेंगे, ये तय करेंगे कि इसके अंदर कुछ इस तरह की क्रियाविधि या गतिविधि हो रही है। और यही जो अपने आप उसके अंदर हो रही है क्रियाएं, वह एक बुद्धि की रचना करने वाले इकाई के रूप में होने लगेगा। अर्थात जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगेगी, वो बुद्धि की तरफ जाने लगेगा, ज्ञान के तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये तो इस जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं, 4 अवस्थाओं में से पहले अवस्था को बताया। और ध्यान रखने वाली बात रखिएगा, कई बार आपसे एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे राजस्थान पीसीएस आरपीएससी कराती है जो एग्जाम रीटोट का, उसमें वृत्ताकार क्रिया के बारे में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और शब्दों को यहाँ बबलाना सीख जाएगा, ये थोड़ा सा बबलाना और कोइंग करना कभी कभी सीख जाएगा। तो एक तरीके से ये 2 पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अपने आप होने वाली क्रियाएं भी बाह्य जगत से अनभिज्ञ होगा और परिचितों को मुस्कान के साथ अपरिचित से भय का प्रदर्शन करना। दूसरा जो इसका है कि प्राक पूर्व संक्रियात्मक या प्रतीकात्मक, यानी प्राक और पूर्व को ही एक तरीके से, ये समान शब्द हैं, प्राक और पूर्व। जैसे प्राक का मतलब, जैसे प्रागैतिहासिक काल में पूछा जाता है कौन सा उपसर्ग है, तो प्राक है, उसमें प्राक का ही मतलब होता है पूर्व या प्राचीन एक तरीके से, और पूर्व का ही मतलब होता है पहले। इंग्लिश में इन दोनों शब्दों के लिए प्री वर्ड यूज होता है और संक्रियात्मक शब्द के लिए ऑपरेशनल शब्द इस्तेमाल होता है, और इसी को प्रतीकात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी। क्योंकि इस शब्द में पहले हम शाब्दिक जो जानकारी है अर्नेस है उसको देखें क्या क्या छुपा हुआ है। तो प्री को आप पहले जानते ही हैं, बाकी ऑपरेशनल संज्ञानात्मक प्रवृत्ति होती है इस संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। अर्थात संज्ञानात्मक प्रवृत्ति क्या होने लगती है, इस अवस्था
की जो आयु होगी वो 2 से 7 वर्ष तक होगी। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा पूर्व या प्राक संक्रियात्मक चीजों को करने लगेगा, अर्थात संज्ञानात्मक प्रवृत्ति होगी इसमें, अर्थात ज्ञान अब धीरे धीरे अपने स्तर पे आने लगेगा। यहाँ से उसके जो जानने की शुरुआत हो जाती है, जानने की कुछ चीजें शुरुआत हो जाती है। अब इसमें एक शब्द ये तो था संज्ञानात्मक का, जिसमें संज्ञानात्मक का मतलब यहाँ भी आपने समझ लिया था कि कर्म और भाषा के माध्यम से यहाँ बच्चा कुछ एक्टिविटी करेगा, कर्म और भाषा के माध्यम से चीज़ों को जानने सीखने लगेगा। तो हम ये समझें कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो संक्रिया शब्द है इसका मतलब क्या है? तो संक्रिया शब्द का मतलब है कि मन में तर्क करते हुए किसी स्थिति के आगे पीछे के क्रम को जोड़कर सोचना। देखिए, जैसे पूर्व ज्ञान नए ज्ञान का सृजन करता है, ठीक उसी तरीके से इस अवस्था में बच्चा मन में तर्क करेगा, आपसे नहीं पूछेगा, किसी और से नहीं पूछेगा। पूछने की स्थिति अभी आएगी, लेकिन जो शुरुआत के दूसरे तीसरे चौथे वर्ष में पहुंचेगा तो मन में तर्क करेगा और पीछे देखेगा कि क्या हुआ है, अभी ये गलती की है तो पिटाएं एक थप्पड़, ठीक है ना। तो अपने आप तर्क करेगा कि बिजली को छूने पे करंट मार रहा है, या मोबाइल फेंक देने पे बेड से बढ़िया बढ़िया गरम गरम रसगुल्ला गाल पे मिल रहा है, तो वो कुछ अपने आप दिमाग में वो तर्क करेगा, ठीक है ना। बिस्तर पे सुसु कर देने पे सड़ाम सा धड़ाम सा लगता है, तो वो तर्क करेगा। यानी संक्रिया को अब तर्क के स्तर पे ले जाके अब स्थिति के आगे पीछे की घटना को क्रम में जोड़ेगा। अब उसके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, अब जोड़ के और फिर से सोचेगा कि क्या मतलब क्या सही और क्या गलत। अभी यहाँ नहीं, अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये बात समझ में आएगी। हम इसके अन्य जुड़े हुए इंपॉर्टेंट, और एक तरीके से समझिएगा अब तक के जितने एग्जाम हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पियाजे में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो प्राक पूर्व संक्रियात्मक प्रतीकात्मक अवस्था है, यहाँ से पूछा जा रहा है। इससे जुड़े और क्या क्या फैक्ट हैं, पहले हम लोग उसको देख लें फिर आगे बढ़ें। हम लोग पूर्व प्राक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो 2 से 7 वर्ष वाले में पढ़ रहे हैं, इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जो है खिलौने की आयु, अर्थात खिलौने से खेलेगा, खिलौना उसकी जिंदगी का एक स्रोत रहेगा इस अवस्था में। इस अवस्था में उसका जो जीवन व्यतीत होगा वो खिलौनों के साथ व्यतीत होगा। मुख्य केंद्र उसका सहवास का या साथ रहने का जो प्रक्रिया होगा वह खिलौने के साथ होगा। दूसरी चीजें क्या होगा, अब वो यहाँ वो बहुत चीजें करेगा। आगे देख लेते हैं। गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, इतना प्रक्रिया वो पूर्व प्राक या पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था में जान जाएगा। अर्थात वो गिनती गिनना सीख जाएगा। यहाँ पे बच्चे जैसे पूछेंगे 1 2 3 कहेंगे, 4 5 6 7 10 तक जाएंगे, 12 तक 20 तक ऐसे जाते रहेंगे। गिनती गिनने की जो कला होगी वो आने लगेगा। रंगों को पहचानने लगेंगे कि ये पिंक है, ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है। वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाएंगे कि मतलब देखते हैं बच्चे सजाने का काम करने लगते हैं। ये हम उस टाइम की बात बोल रहे हैं जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं, जो 4-5 वर्ष के हो जाते हैं, 6 वर्ष के हो जाते हैं। ये सब बच्चे अब क्या करते हैं कि वस्तुओं को क्रम से रखना चालू कर सजाने लगते हैं। इधर उधर देखते हैं, बेड पे बैठे रहेंगे, वहाँ ही वस्तु को कुछ सजाएंगे, इधर उधर रखने की कोशिश करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया ये पूर्व या प्राक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष का है उसमें हो रहा है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी अवस्था यानी उसकी जो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था जिसको पूर्व प्राक अवस्था के नाम से जानते हैं, पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष वाले में। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, घर के छोटे छोटे कामों में वो क्या करने लगेंगे, मदद करने लगेंगे। अर्थात घर के जो छोटे छोटे अब काम रहेंगे, जैसे मम्मी पापा या घर के अन्य सदस्य जो हैं उसको कोई सामान लाने के लिए कहेंगे, अगर चलने लगा है तो सामान ले जाके वो दे देगा, कुछ भी मांगेंगे दे देगा। तो वो अब बच्चा एक तरीके से सहयोग की नीति में आ गया है, सहयोग की अवस्था में आ गया कि छोटे छोटे काम
में हेल्पफुल हो जाएगा। और अब ये तो बड़ा अच्छा हो जाता है कि खासकर मम्मी के लिए कि बेटा ये लेते आना, बेटा वो लेते आना, बेटी ये लेती आना, और बेटा दौड़ते रहते हैं सब मजे में, वो भी घर में एक्सरसाइज हो जाती है। और जो उनका वातावरण है, यानी जो उनकी परिवार, जो प्राथमिक सामाजिकरण जहाँ से हो रहा है, उनसे वो रिलेट होने लगते हैं, उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहे हैं वो नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो तर्क वितर्क करने की योग्यता होती है वह इस अवस्था में नहीं होती है। इसलिए जिन पियाजे की यह जो दूसरी अवस्था है, जिसको पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था कह रहे हैं, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे सही रूप से तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, लॉजिकल अप्रोच नहीं परोस पाते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये भी दिमाग में रखिएगा। पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चे तर्क नहीं कर पाते हैं, तो पहला तो आप जो संवेदी जान रहे हैं उसमें तो सेंसरी ऑर्गन से, हाथ पैर आंख जीभ से वो अपना ज्ञान का विकास कर रहे हैं, ज्ञान के बारे में कुछ एक्टिविटी करके कुछ समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। लेकिन इसमें तो 2 से 7 वर्ष हो रहा, चल रहा है, बोल भी ले रहा है, हेल्प भी कर दे रहा है, लेकिन तर्क नहीं कर पाएगा, अभी भी वो तर्क करने के योग्य नहीं होगा। इसके बाद से क्या है, स्थायित्व का भाव जागृत होना, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगना। देखिए, ये जो अस्थायित्व का भाव जागृत हो रहा है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं में सजीव का चिंतन करने लगा, जो यहाँ जीववादी है, कि जो जीववादी जिसको एनिमिस्टिक बोलते हैं, यही चीज यहाँ भी लिखा गया है। अर्थात किसी चीज में वो एक तरीके से स्टेबिलिटी धारण करने लगेंगे, उसको अपना बनाने लगेंगे। अपना बनाने का संदर्भ क्या होता है, उसको अपना मानने लगेंगे, जैसे कोई खिलौने वाली वस्तु है कोई। निर्जीव वस्तु में सजीव का चिंतन करने लगना, छोटे बच्चों को देखेंगे, गुड़िया ले लेंगे, उसको कहेंगे कि एक गुड़िया से दूसरे गुड्डे का शादी कराएंगे, या एक गुड़िया से दूसरे गुड़िया को खाना खिलाएंगे, और कहेंगे मेरी बिटिया नाराज हो गई, ले लो मेरे बच्चा, ऐसे ऐसे एक्टिविटी करेंगे सब, और उसको गोदी में लेके पास में लेके सुलाएंगे, नींद खुलने पे नहीं मिलेगा, चिल्लाने लगेंगे। उस निर्जीव आर्टिकल में वो जो सजीव का जो भाव दिखने लगता है, इस अवस्था में आ जाता है। अब बच्चों में देखिए प्रेम का इतना बड़ा प्रगाढ़ स्वरूप दिखता है कि अब बड़े होने पे वो पता नहीं होता है कहाँ जाता है, ये सब आगे की बात है जहाँ हम लोग करेंगे। लेकिन वो बचपना जहाँ एक आंतरिक रूप से जो जुड़ाव है, जो लगाव है, ऐसी परिस्थिति में तो उन बच्चों में गहरी संवेदना, गहरे प्रेम की भाव दिखता है। और अभी तो निर्जीव से इतना प्यार करे जिसमें उसको सजीव दिख रहा है। जैसे उनको लगेगा कि गाड़ियां चल रही हैं, तो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां कई खरीद लेते हैं, ट्रैफिक जाम करवा देते हैं, इतना मजा से खेलते हैं वो सब। तो वो सब निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसके लिए। और फिर से एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक पॉइंट्स देख रहे हैं कि अहमवादी, अर्थात यहाँ आत्म केंद्रित और दूसरे को कम महत्व देना। अहमवादी अर्थात ईगो सेंट्रिक हो जाएंगे सब, ईगो सेंट्रिक, अहमवादी। अब यहाँ अहमवादी क्या होगा कि बच्चा अपने आप को ही केंद्र में रखेगा और सबसे ज्यादा अपने आप को तवज्जो देगा, अपने आप को महत्व देगा, दूसरे को कम महत्व देगा, और अपने को केंद्र में रख के वो हर बात की प्रधानता स्वयं की तरफ लेके जाएगा। तो उसको बहुत ज्यादा अगर जोर से कुछ भी बोल रहे हैं तो कहेगा अच्छा, रोने लगेगा, अपने आप को मतलब चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, कितना भी कोशिश करेंगे वो जिसको पकड़ लेगा, जिद मुझे चाहिए चाहिए, तो उसको चाहिए नहीं तो फिर से उसके बाद से तो हंगामा खड़ा ही होना है। इसके बाद से है प्रतीकात्मक सोच। ये मेजर रूप से सबसे ज्यादा, VMI कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये, सबसे ज्यादा एक तरीके से प्रतीकात्मक सोच वाली बातें हो रही हैं। यहाँ पे बच्चा सिंबोलाइज होके सिंबॉलिक रूप से सीख रहा है। प्रतीकात्मक सोच का मतलब पहले क्या होता है कि प्रतीकात्मक सोच वो एक वस्तु के जो चिन्ह है, स्वरूप है, रंग है, उसके आधार पे दूसरी वस्तु उसी समरूप में या उसी स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो वो एक तरीके से उसको वही संज्ञा देने लगेगा, वही उसी नाम से पुकारने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए एक आलू का जो चिप्स होता है, कोई बच्चा देख के उसको तितली समझ लेता है कि ये तो तितली है,
तो इस तरीके से जो आलू का जो चिप्स है और वो जो चिप्स का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसी संरचना को तितली की संरचना समझ के बोल रहा है और उसी में वो तितली को समझने लगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीक का जो समन्वय उसके साथ बैठा रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो प्रतीकों के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो प्रतीकात्मक सोच वाली जो अवस्था होती है वो पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये दिमाग में रखिएगा, मेजर रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये कैसे जानेंगे, कई बार देखते हैं कि अभी आप देखते हैं कि समोसा को देखेगा बच्चा, तो समोसा को, अब तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैथमेटिक्स में आप चले जाएंगे कि अगर एक बच्चा क्या करेगा, समोसे की संरचना को देख के और त्रिभुज की संकल्पना करने लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी एक तरीके से प्रतीकात्मक सोच या समरूपता को धारण कर रहा है। तो मैथमेटिक्स का हिस्सा होता है, वो भी हम लोग वहां देखते हैं। लेकिन एक सवाल और गहरा होता जा रहा है कि जो ये प्रतीकात्मक सोच जो आप बोल रहे हैं, इसको हम कैसे जानेंगे कि यह एक बच्चा प्रतीकात्मक रूप से सोच रहा है। जैसे कि प्रतीकात्मक या मानसिक प्रतीक के निर्माण का संकेत क्या है, कैसे जानेंगे कि जो वह मानसिक प्रतीक के रूप में वह जो संरचना हो रही है, निर्माण हो रहा है, उसका संकेत क्या है, अर्थात वह बच्चा प्रतीकात्मक रूप से सोच रहा है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप उस बच्चे की जो हाव भाव होंगे, देख रहे हैं ना, का जो अभिनय होगा, एक्टिंग जो होगा, उसको आपको देखना होगा, वो किस तरह की क्रिया या गतिविधि को कर रहा है। तब जाके आप समझ पाएंगे कि वो प्रतीकात्मक सोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद से रेखा चित्र व रंगीन तस्वीरों के माध्यम से वो क्या करता है, प्रतीकात्मक सोच करता है। जैसे रेखा चित्र या रंगीन तस्वीरों का मतलब क्या है कि कई बार बच्चा ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे डॉट डॉट भी करके कहता है कि ये खरगोश है जो कूद कूद के चल रहा है। तो खरगोश के जो कूदने का स्टेप है, बार बार कूदना, उस स्टेप को वो डॉट डॉट ऐसे ऐसे दिखा रहे कि खरगोश कूद कूद के चल रहा है। जैसे गेम में बच्चे खेलते हैं सब, वीडियो गेम में, तो उस तरह की संकल्पना इस बच्चे में आने लगेगी रेखा चित्र के भी माध्यम से। आप रेखा चित्र का मतलब आप देखेंगे कई बार ऐसे ऐसे चित्र बनाएंगे सब, ऐसे ऐसे कि ये ऐसे कुछ रेखा चित्र बना बना के ऐसे ऐसे डिजाइनिंग करना चालू करेंगे। फिर से मानसिक प्रतीक के संकेत निर्माण का संकेत एक और होगा कि बच्चे कहानी सुनाना, गीत सुनाना का एक उल्लास वाला भाव रखेंगे, अर्थात कहानी सुनाने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। गीत सुनाने के लिए उनसे कहा जाएगा कि कहानी कोई सुनाओ, तो या स्कूल में कोई भी कहानी सुने होंगे तो आके कहेंगे आज मैडम ने, पापा एक कहानी सुनाए, मैडम ने आज सुनाई है कि खरगोश कछुए की कहानी, बिल्ली और बंदर की कहानी जो झगड़ा वगड़ा हो जाता है। इस तरह की कहानियां जो मैडम या उसके टीचर्स द्वारा या उसके समाज द्वारा सुनाई जाती है, वो किसी और को, अपने परिवार के सदस्यों को सुनाने लगता है। गाना सुनाने लगता है, कोई गाना सुनता है तो उसको सुनाने लगता है। तो आजकल के तो बच्चे मान लीजिए अभी देखते हैं कि 5-7 साल के हुए तो कच्चा बादाम वाला भी गाना बहुत पॉपुलर हो गया है, और एक कमरिया वाला गाना भी है, वो भी बहुत पॉपुलर हो गया। तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, उनको अंदर वो भी एक टेंडेंसी आ गया है। क्योंकि अब आ गया है अनुकरण की स्थिति, ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये देखिएगा, प्रतीकात्मक सोच और अनुकरण वाला। अनुकरण करना यानी बच्चे फॉलो भी करते हैं। अब फॉलो करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा एक तरीका है कि बच्चे अनुकरण कैसे करते हैं। करण का मतलब होता है माध्यम, और अनु एक उपसर्ग है, अनु एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है पीछे, और करण का मतलब होता है माध्यम। करण कारक आप पढ़ते हैं, जैसे वृक्ष कुल्हाड़ी से काटा गया या कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा गया, तो कुल्हाड़ी जो है यहाँ करण बना, वृक्ष को काटने का यानी माध्यम बना। तो यही पीछे का माध्यम, अर्थात बच्चे क्या करेंगे, अनुकरण की स्थिति में किसी को सीखते हैं। और सीखते क्या है, कोई भी एक्टिविटी जो उनके प्रत्यक्ष उनके सामने हो रहा है, मूर्त रूप में हो रहा है, उस एक्टिविटी को वह चेतन मस्तिष्क में और अचेतन मस्तिष्क में क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, या अचानक हो जाके वो करते नहीं, वो सेव होता जाता है और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर वो दिखने लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं 2 से 7 वर्ष के बच्चों की बात बोल रहा हूँ,
जो पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे हैं, वे बच्चे जैसे आप घर में क्या कर रहे हैं कि अपनी कोई हस्बैंड है अपनी पत्नी को गाली दे रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है, वो बच्चा आप सोचेंगे ये बच्चा क्या देख रहा है, नहीं समझ रहा होगा, ये क्या समझता है कि बीवी हस्बैंड के झगड़े को या परिवार के झगड़े। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे के मस्तिष्क में वो सारी जो क्रियाएं हो रही हैं एक स्थापित हो रही हैं, और वो बच्चा आगे चल के अचानक इस तरह की गतिविधि करने लगता है, जिसमें आप कहते हैं कि ये सीखा कहाँ से, क्योंकि आपने उसकी जड़ों में इस तरीके का डिजाइनिंग किया है जो आपको उस समय तो दिखा नहीं और अब दिख रहा है। जैसे उसके सामने दारू पी रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा छोटा सा बच्चा है क्या समझेगा कि ये दारू क्या चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस एल्कोहल का जो स्मेल है, एल्कोहल का जो रंग है, इसको एल्कोहल का जो डिजाइनिंग है, उन सबको देखने के बाद उस प्रक्रिया को बोतल से ढारने के बाद उसके माइंड में एक स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है उसको लेके, और कहीं ना कहीं वो उसका हिस्सा बनने लगता है, क्योंकि आपने उसको एक इन्वायरमेंट दिया होता है, अनुकरण करने लगता है। कई बार बच्चे के सामने मैं गार्जियन को देखता हूँ, मेरे भी गार्जियन हो सकते हैं, आपके गार्जियन, पूरे समाज में मैं देखता हूँ कि वहाँ बच्चे वहाँ खड़े हैं या बैठे हैं, सब तंबाकू बना के ठोकने लगेंगे ऐसे। अब बच्चा कई बार मैं देखता हूँ कि वो भी क्या करता है, ऐसे ऐसे करके ठोकने लगता है। और कई बार तो मैं देखा कि अगल बगल के बच्चे चाहे कई, पता चला जब मेरे पास कभी कभी आए तो तंबाकू खा के वो बेहोश हो गए हैं या उल्टी कर रहे हैं। अब ये सुनने में अजीब सा लगा कि इतना छोटा सा बच्चा जो अभी चल रहा है, जो खाने पीने की उम्र है, अभी खा पी रहा है, वो तंबाकू कैसे खा लिया। तो पता चला कि उसके पापा का जो डिबिया होता है, चुनौती जिसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं, वो उनके बेड पे था और उनको वो देखा था। अब वो अनुकरण कर लेगा, लाओ यार पापा ऐसे मल के और ऐसे करके जो ओठ के नीचे दबाते हैं, ये क्या है, तो उसने उस चीज़ को फॉलो कर लिया। मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये केवल पढ़ने मात्र नहीं चीजें, ये अनुकरण करते हैं बच्चे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बहुत तेजी से। इसलिए इन बच्चों के सामने कोई भी ऐसी गतिविधि या एक्टिविटीज नहीं करनी है जिसके वजह से इन बच्चों को कोई गलत धारणा या गलत एक तरीके से व्यवहार उनके पास विद्यमान हो जाए या उसको धारण कर ले, यह वाली चीज हो जाती है। तो गालियां एक तो खास तौर पे या बुरी लत वाली चीजें उनके सामने कभी रखें ही ना। इसलिए बच्चों के सामने कोई झगड़ा, गुस्सा, चिल्लाने वाली बात, क्योंकि इनके ऊपर एक संवेदित रूप से ऐसा गहरा इनके मस्तिष्क पे असर पड़ता है जिससे इनके व्यवहार में चेंज देखने को मिल सकते हैं। ऐसा साइकोलॉजिक दृष्टिकोण है, मेरा पर्सनल नहीं है, आप खुद देखते होंगे अपने परिवार के बच्चों को या एक समाज या दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी यह विचारधारा है। तो अनुकरण करने की जो स्थिति है इसमें बच्चे की आ जाती है। जीववादी, जैसे मैंने अभी बताया कि एनिमिस्टिक, कि मतलब किसी निर्जीव में और सजीव की संकल्पना करने लगते हैं। जादुई सोच जिसको मैजिकल थिंकिंग बोल सकते हैं, जीववादी को एनिमिस्टिक थिंकिंग बोल सकते हैं और जादुई सोच को मैजिकल थिंकिंग बोल सकते हैं। जादुई सोच का मतलब कि उसको लगता है कि लो कुछ जादू सा हो गया। अब जादू सा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि उसको लगेगा कि कोई उनको मार देगा, कहेंगे मेरे पापा शक्तिमान हैं, आएंगे आपको एकदम उड़ा के लेके चले जाएंगे, तो शक्तिमान दिखने लगता। हर बच्चे को अपने पिता में शक्तिमान का स्वरूप दिखता, क्योंकि पिता तो हमेशा सर्वशक्तिमान है ये बच्चे के लिए। तो बच्चे को लगेगा कोई कुछ कहेगा तो मेरे पिताजी आएंगे, शक्तिमान हैं, आएंगे और आपको देखिएगा उड़ा देंगे, ऐसे करते हैं उड़ जाता है, क्योंकि पिताजी भी कहे हैं कि बेटा कोई तुमको कुछ कहेगा बताना, मैं ऐसे कर दूंगा उड़ जाएगा। एक तो वो जादुई सोच को लेके अडाप्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज की उनको लगता है कि जो बादल है और बादल में जो सूर्य है, तो बादल सूर्य से नाराज है, इसलिए सूर्य को अपने से बहुत दूर कर दिए हैं। तो उनको जादुई सोच में लगता है, और उनके सामने कोई जो किसी चित्र को देख के अचानक डर जाएंगे, कि कोई आवाज कर देगा तो डर जाएंगे, उनको लगेगा ये भूत प्रेत होते भी हैं। वास्तविक रूप से होते हैं नहीं होते हैं अलग का चर्चा है, लेकिन इनके दिमाग पे ये जो मैजिकल थिंकिंग होती है, जादुई सोच का असर होता है, वो बिल्कुल पड़ता रहता है। और इन चीज़ों में इस अवस्था में खूब जम के एक तरीके से, क्योंकि अब हम लोग की अवस्था में भी लोग भूत प्रेत से, दुनिया भर की चीज़ों से डरते हैं। मेरा तो एक भांजा है कि मतलब वो बिल्ली की तरह एक आवाज़ कर देगा। जैसे मैं प्रतीकात्मक रूप से अगर मैं पूछता हूँ कि घर के लोग पूछते हैं, मुझे तो छोड़ दीजिए, कि विष्णु मामा मेरा नाम रखे कि कैसे आँख मारते हैं, तो ऐसे ऐसे करता रहता है। हनुमान जी कैसे बनते थे, इस तरीके का स्ट्रक्चर करता, मतलब वो हनुमान जी को लगता है कि हनुमान जी का जो मुँह है वो फुला हुआ है और मतलब पूंछ भी निकला हुआ है। अब ये अलग की बात है कि हनुमान जी की पूंछ निकला हुआ है कि नहीं निकला, लेकिन जो उसने फिगर देखा, चित्र देखा, अब ये 5 साल से नीचे की है,
तो कहने का मतलब वो कहाँ से उसके दिमाग में आ रहा है, वो इन्वायरमेंट कैसा है। इसलिए बच्चों का इन्वायरमेंट बहुत सुदृढ़ और सकारात्मक रखना है, इस तरीके से रखना है कि जहाँ से सृजन हो सके, बच्चे नए नए क्रिएटिविटी को ला सके, इन सारी चीज़ों को लाना होगा। तो ये जादुई सोच जो है बच्चों में, शक्तिमान वाला, भूत प्रेत वाला, दुनिया भर की चीज़ें आती रहती हैं। इसके बाद से अगर आप देखें, संरक्षण को समझने की असमर्थता होगी। संरक्षण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक तरीके से कंजर्व कर लेना, कंजर्व करके रख लेना, यानी जो चीज़ें नुकसान होने वाली उनको बचा लेना, बचाने वाली चीज़ों जो नुकसान होने करना चाहिए उन चीज़ों को वो एक तरीके से सेफ जोन में नहीं ला पाते हैं। अभी हम यहाँ आपको समझा देंगे उसका मतलब क्या है, कि स्ट्रक्चर अभी डिजाइन कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, एक और जो क्वेश्चन आपसे बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक सोच का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई अतार्किक लक्षण पूछा जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी यहाँ बातचीत भी किया है कि यहाँ बच्चे तो सब कुछ सीखते हैं, लेकिन यहाँ जो तर्क करने की क्षमता होती है वो नहीं विकसित हो पाती है, तार्किक चिंतन नहीं हो पाता, और तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में अगर पूछा जाए कि पूर्व संक्रियात्मक सोच का सबसे महत्वपूर्ण, ये ध्यान दीजिएगा, अतार्किक लक्षण क्या है, तो वह है विपरीत प्रक्रिया का अभाव, जिसके बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है, यही क्वेश्चन बार बार ज्यादा रिपीट भी हो रहा है। जैसे इरेसिबिलिटी जो आ जाता है, यहाँ से अगर देखें तो क्या है, ये विपरीत प्रक्रिया का अभाव। पहले एक यहाँ देख लेंगे कि उत्क्रमणीयता या विपरीत प्रक्रिया, जिसको पलटवादी का अभाव यानी रिवर्सिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रतीकात्मक वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मैं दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि एक यह गिलास है, ठीक है ना, और इसी गिलास का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाटर भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है। एक और गिलास है, सेम एक ही मतलब संरचना में एक और गिलास है, तो यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो सेम मात्रा में क्या हुआ है, भरा हुआ। यहाँ एक तरीके से एक पतला कोई पात्र है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बच्चे से पूछा जाए कि क्या ये जो गिलास में पानी भरा हुआ है, पारदर्शी है, क्या बराबर है, तो बच्चा अभी कहेगा हाँ बराबर है। तो क्या इसमें भरा जा सकता है, तो अभी बच्चा कहेगा कि बिल्कुल भरा जा सकता है और ये पानी इसमें आसानी से आ जाएगा, ये बच्चा बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ इस पानी को या इस लिक्विड को इस मात्रा में बच्चे ने लेकर गया। लेकिन अगर यही चीज मैं पूछता हूँ फिर से कि ये जो पात्र है, ये जो पात्र है, बच्चा अगर इसको देख रहा है और यहाँ एक तरीके से एक पात्र है जो देखिएगा समान रचना में नहीं होगा, रचनाएं अलग अलग होंगी, और देख कहा जाएगा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, और फिर से उस बच्चे से पूछा जाए क्या इसका पानी इसमें आ सकता है, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं। अब उसके दिमाग में क्या है, रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है, उसको लगेगा कि भाई यहाँ पानी, इसकी पानी की मात्रा का बोध नहीं हो पाएगा। पानी का बोध है कि ये पानी है, लेकिन पानी की मात्रा का बोध नहीं हो पाएगा कि यहाँ पानी जो है समान है, पानी जो है समान मात्रा में, वो ये नहीं समझ पा रहे, इसका अभाव है। वो इसको दिख रहा है कि यहाँ पानी की ऊंचाई दिख रही है कि पानी ज़्यादा अधिक ऊपर तक है, तो इसका मतलब कहीं अधिक है, तो इसमें नहीं भरा जा सकता, अर्थात रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं जा पाएगा। तो ये बच्चा एक तरीके से, या आप देखें तो एक भाई एक बड़ा जो आप कुकर ले लें और एक लोटे का पानी, एक गिलास का पानी उसमें डालेंगे, आसानी से चला जाएगा। लेकिन जब उस कहा जाए कि कुकर का पानी इसमें डाला जाए, गिलास में चला जाएगा, तो बच्चा कहेगा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, जबकि पानी की मात्रा समान रहेगी। तो इसी को उत्क्रमणीयता विपरीत प्रक्रिया का, पलटवादी का अभाव का सिद्धांत कहा जा सकता है। और यही उत्क्रमणीयता का मतलब कि बच्चा रिवर्स न हो पाए। अर्थात एक बात ये भी बोल सकते हैं कि जब बच्चा किसी सारणी को या किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से कर रहा था, पुनः उसी क्रमबद्धता में वापस न आ पाए, तो वही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है, जिसको पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये दिमाग में रखिए, वेरी वेरी VMI है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे ज्यादा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक जो हियरार्किकल जो है, ठीक है ना, यहाँ छूट गया यार, इसको देख लीजिए, इंग्लिश वाला शब्द ये दिमाग में रखिएगा।
हियरार्किकल, ये कई नामों से आ सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश नाम याद रखना है हियरार्किकल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम या ऊपर नीचे के क्रम में वर्गीकरण का अभाव। ऊपर नीचे के क्रम में वर्गीकरण का अभाव या पदानुक्रम ज्यादा शब्द देता है। इंग्लिश आपको देखते रहना है, इंग्लिश वाला शब्द इंपॉर्टेंट है। पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, जहां मैं पहले इस शब्द को समझा दूं कि लॉजिकल ऑपरेशन का, लॉजिकल संक्रिया का जो होगा अभाव होगा। वस्तुओं की समानताओं और असमानताओं के आधार पर वह रंगों पर ध्यान देगा, जैसे पीला नीला, लेकिन उसकी आकृति संरचनाओं में थोड़ा सा उसके पास गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे कि ऊपर नीचे क्रम का मतलब क्या है कि ये एक डंडा है, देखिए ये एक डंडा हो गया और यही एक और बड़ा डंडा हो गया। अभी उस बच्चे से पूछा जाए कि बताओ इसमें बड़ा डंडा कौन है, तो उस बच्चा के पास जो जानकारी होगा इसको बोल देगा कि ये बड़ा डंडा है। लेकिन अभी क्या किया जाए कि ये एक डंडा जो पहला वाला है, ये डंडा फर्स्ट मैं ले लेता हूँ, इसको सेकंड ले लेता हूँ। अब इस डंडे को यहाँ क्या किया गया, सेकंड वाले को यहाँ ऊपर वाले सिरे को समान कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसके क्रम में, जैसे नीचे ऊपर का जो क्रम है उसका जो वर्गीकरण करना था उसको अभाव हो गया। अभी पूछा जाएगा बच्चे से कि बताओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बच्चा ऊपर वाले सिरे को देख के कहेगा कि दोनों एक तरीके से क्या है, बराबर है। अर्थात वर्गीकरण में जो ऊपर नीचे का क्रम होगा ये बच्चा नहीं कर पाएगा, ये वाला बड़ा जो पूछा जाएगा बता देगा। अब पूछा जाएगा तो बराबर की बात कहेगा। एक तरीके से हियरार्किकल जो होगा, पदानुक्रम का जो केस होगा 2 से 7 वर्ष के बच्चे के अंदर, उसका अभाव होगा। ये बहुत मेजर, ये वाले सारी पोर्शन जो मैं इधर बोल रहा हूँ, जीन पियाजे का ये जो दूसरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दूसरा हिस्सा है पूर्व प्राक संक्रियात्मक, इसके लिए बेहद बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से क्या है कि वर्ग में शामिल करने की समस्या, वर्ग में शामिल करने की समस्या, वर्ग में शामिल करने की समस्या का अभाव होता है इसमें। ये क्या होता है वर्ग में शामिल करना, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ दिया है कि 16 फूल, 16 फूल में जो 12 फूल हैं वो पीले हैं और 4 जो हैं वो नीले फूल हैं। तो एक बच्चे के सामने कहा गया कि आपके पास टोटल फूलों की संख्या 16 है, जिसमें से 12, उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया, जिसमें से 12 फूल जो हैं वो लाल हैं, सॉरी पीले हैं, और 4 जो हैं वो नीले हैं। तो पूछा जाएगा कि किसकी संख्या ज्यादा है, फूलों की संख्या ज्यादा है कि पीले फूलों की संख्या ज्यादा है। तो उस बच्चे का जो जवाब आएगा वो आएगा कि पीले फूलों की संख्या ज्यादा है, जबकि इसका रियल जवाब होगा, यथार्थ जवाब होगा कि फूलों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि फूलों की संख्या 16 है और पीले फूलों की संख्या 12 है। तो कहीं ना कहीं वह बच्चा जो इसका जो वर्ग बनाना था उस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं बना पाया, और इस वजह से यह क्या हुआ कि यह समस्या उत्पन्न हुई। तो मेजर रूप से कि अगर आप देखें तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी ये जीन पियाजे के पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था की थी, और सब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रही। तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ बात समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे की कड़ी में चलते हैं। पियाजे की जो दूसरी जो पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था थी उसी में ये कड़ी और जुटा, और यहाँ से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि बच्चों को तो सबसे ज़्यादा एक तो दिक्कत इस पार्ट में क्या आती है कि वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने जब भी देखा तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए इन 2 वर्ड्स में। एक तो जो एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन है, यहाँ उनको समावेशीकरण या समावेशन और समायोजन में दिक्कत आया, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लिखने वाला है वो खुद परेशान हो गया होगा। इतनी बारीकी, इतनी ध्यान से अगर 9 साल करें तो ये दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। खैर हम देखें तो क्या हो रहा था कि जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या प्राक वाले में, उसके बाद से संवेदी क्रियात्मक योजना और प्रतीकात्मक योजना, अर्थात जीन पियाजे की जो पहली ये अवस्था थी जिसमें संवेदी क्रियात्मक अवस्था बोल रहे थे, और जो प्रतीकात्मक अवस्था जिसको पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोल रहे थे, इनसे जब बच्चा संवेदी से प्रतीकात्मक के तरफ जा रहा था, यानी वृद्धि और विकास हो रहा था, यानी जो चेंजेज आ रहे थे उस चेंजेज के
कारण उसमें जो बचपन से लेकर वयस्क आयु तक होने वाले जो परिवर्तन है, इसको इन्होंने दो प्रक्रियाओं के रूप में रखा, अर्थात इनको दो भागों में डिवाइड किया। एक तो पहला उसने नाम दिया इसको अनुकूलन, जिसको एडाप्टेशन बोला गया, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, जिसको व्यवस्थापन बोला गया। एडाप्टेशन को दो भागों में, यानी दो इसके उपभाग बने, सब डिवीजन जिसको बोल सकते हैं। पहला जो हुआ वह हुआ समावेशीकरण या समावेशन, या इसी को आत्मसातीकरण भी बोला जाता है। ध्यान दीजिए, अगर इन तीनों शब्दों को आपको लेके दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश वाला शब्द तीनों के लिए एक ही होगा, एसिमिलेशन। इस पे विशेष तौर पे फोकस करिए। इंग्लिश वाले शब्द पे मैं बार बार कहता हूँ, या आप जानते ही हैं कि इंग्लिश वाले अकॉर्डिंग काफी जांच होती है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा सब डिवीजन क्या है, एकोमोडेशन यानी समायोजन। खैर अभी तक इसके लिए तो आपके एक ही शब्द मिला है, तो जो पूछा गया है तो वहां हम बात कर ले। अब समझना है कि ये जो चेंजेज हुआ, जो संवेदी क्रियात्मक से और प्रतीकात्मक के बीच में जो चेंजेज हुए और बच्चे में जो विकास हुआ, उसको जो हम दो अवस्थाओं में बांटे, जिसमें एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन आया, तो ये अनुकूलन है क्या? तो जीन पियाजे मानते हैं इस बात को कि वातावरण के साथ जो समायोजन की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों की, वो जन्मजात होती है। अर्थात बच्चा बचपन से ही समायोजन कर रहा है। और अभी आप देखेंगे कि जिस समायोजन को आप सुन रहे हैं कि मतलब जीन पियाजे बोल रहे हैं कि वो समायोजन कर रहा है बचपन से, जैसे भी बच्चा को मान लीजिए कि भूख लगा है और उसकी मम्मी नहीं है, चिल्ला रहा है खूब जम के, तो उस परिस्थिति में जहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो उस रोग आके चिल्ला के अपना जीवन काटेगा वहां, या वो समय व्यतीत करेगा। या वॉशरूम कर दिया है बेड पे, पूरा गीला हो गया है, समायोजित कर रहा है। भाई एक तरफ से तो हम ये देखेंगे ना कि समायोजित कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां कोई उसमें नए चेंजेस नहीं ला रहा है, वहां कोई बदलाव नहीं कर पा रहा है, तो उस जो इन्वायरमेंट में वो अपने आप को समायोजित कर रहा है। दूसरे रूप में हम क्या बोल सकते हैं, उन कामों को दोहराना। अब हम चलें थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण में, या एक तरीके से इसके शाब्दिक परिभाषाओं में, कि उन कामों को दोहराना जिसके रोचक परिणाम मिले। बच्चा अधिकतर उन कामों को करता है जिसमें उसको रोचकता आती है, और उसका जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आता है, तो वह अनुकूलित हो जाता है, अर्थात उस काम को करने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें डूब जाएगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे कि इन दोनों को, जो हमें समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होगी, कामों को करने के लिए रोचक जो परिणाम आएंगे, उनको लेके हम समावेशीकरण और समायोजन दो भाग बना रहे हैं। अब सवाल उठेगा कि एक तरीके से इसको समझा जाए कैसे। तो समावेशीकरण, समावेशन, आत्मसातीकरण, इसमें एक शब्द है सम आवेश। तो आवेश चार्ज भी समझ सकते हैं, समान या समावेशन यहाँ भी। आत्मसाती का मतलब होता है कि अपने आप ही चीजों को ग्रहण कर लेना। आत्मसाती का मतलब ये समझ लीजिएगा कि आत्मसाती स्वयं ही चीजों को ग्रहण कर लेना, मान लेना। तभी इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे जैसा मैं कह रहा हूं। तो स्वयं चीजों को जब मान लेंगे तो इसका मतलब आप गलत माने या सही माने मान लिए। और अभी आप बचपन की अवस्था में, तो जहां तक संभावना है कि आप गलत ही मानेंगे, क्योंकि उस अवस्था में आप क्या सीख रहे हैं, ये आपके स्टेज जब बदलते हैं तब समझ में आता है। अब समझना होगा कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, समावेशन या आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। दूसरा कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेगा और अपने मतलब जो पहले उसने सीखा है उसको अब सहारा लेके पूर्व ज्ञान को लेके नया ज्ञान का सृजन करेगा। दूसरा पॉइंट जो एक क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है कि अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में समाहित करना क्या कहलाता है। तो जो हमने पहले सीखा है और उस कार्य से जो या उस सीखने से जो हमको अनुभव प्राप्त हुआ है, वह उसको हम लेके, उस अनुभव को लेके एक नई स्थिति, एक नए व्यवहार, एक नए कार्य में जा रहे हैं, तो इसका मतलब वह क्या कहलाएगा, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहलाएगा।
पिछले अनुभव के आधार पर, एक क्वेश्चन ये भी आया कि पिछले अनुभव के आधार पर तय की गई पृष्ठभूमि जो होती है वह एक तरीके से आत्मसातीकरण या समावेशन कहलाता है। पिछला अनुभव और उस अनुभव के बेस पर जो आप एक नई पृष्ठभूमि का सृजन करेंगे वही आत्मसातीकरण कहलाएगा या समावेशन कहलाएगा। अब सवाल और गहरा होता जाएगा। पिछला है, अपना है, अपनाए हैं, उसी पर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपका आत्मसाती हो रहा है। अगर मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें से एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया भी है कि एक बालक जो है कि ये कॉन्सेप्ट या यह माइंड में फिट कर लेता है कि जिनके पास पंख होते हैं, यानी जिसके पास पंख होंगे वे सारे के सारे पक्षी होंगे, और फिर वह देखता है कि चमगादड़ के पास भी क्या है, एक तरीके से पंख है। उसके दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट क्या आया है कि पंख होगा, वो पक्षी होंगे। तब वह इस बात को नहीं जानता है और चमगादड़ को भी क्या कहता है कि वो पक्षी कहने लगता है, जबकि चमगादड़ स्तनधारी के रूप में वहां देखा जाएगा। ऐसे में बच्चे के दिमाग में एक पूर्व ज्ञान है और उस पूर्व ज्ञान के आधार पे वो अपनी बातों को, अपने इशारों को, अपने संकेतों को, अपने तथ्यों को, जानकारियों को रख रहा है। जैसे वो कहीं दूसरी किताब में पढ़ेगा या कहीं और सुनेगा या किसी फिल्म में देख लेगा या किसी एडिटोरियल में पढ़ लेगा, जहां कहीं भी वो पढ़ पाएगा कि चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है, एक स्तनधारी है। फिर जो उसका पूर्व ज्ञान है, और पूर्व ज्ञान क्या है कि चमगादड़ एक पक्षी है, उसमें वो संशोधन करके एक नई स्थिति बना लेगा और वह स्थिति एक तरीके से क्या हो जाएगी कि एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण बन जाएगी। ठीक ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कि एक बच्ची जब घोड़ा को देखने के बाद उसको ऊंट कह के कहती कि ऊंट है वो, फिर से कुछ दिन के बाद फिर से उसी घोड़े को वह क्या करती है, देखती है, एक घोड़े को देखती है कि वो गाड़ी लेके जा रहा है तो उसको ऊंट गाड़ी कह के बुलाती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है कि फिर से उसको टीवी में देखती है और कहती है कि घोड़े को देख के कि वो देखो मम्मी ऊंट। कुछ समय के बाद कहीं वो पढ़ती है अपने किताबों में और उस चित्र को देखती है और ऊंट को देख के, जैसे जब वो गाड़ी लेके जा रहा था ऊंट, तो उसको कह देगी कि कुबड़ वाला जो घोड़ा है वह बोल देगी, कुबड़ वाला घोड़ा। लेकिन जब वो किताब में कहीं देखी चित्र को और दोनों चित्रों में जब ऊंट को देखी तो ऊंट के नीचे ऊंट लिखा था, इसलिए उसका जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान क्या है कि ऊंट जो है घोड़ा है, उस घोड़ा को वह ऊंट में रूपांतरित करेगी, यानी अब ऊंट को ऊंट वो समझने की कोशिश करेगी, संशोधन करेगी। तो यह प्रक्रिया जो हमारा पूर्व ज्ञान था उसमें हम कुछ नई परिस्थिति को जो बना रहे थे, वह टोटल प्रक्रिया जो हुआ एक तरीके से अनुकूलन का समावेशीकरण या समावेशन हुआ। अर्थात हम अपनी किसी चीज को लेकर दूसरे में समाहित हो जाना, एक तरीके से यह बोल लीजिए, या एक तरीके से यह समझ लीजिए कि आत्मसातीकरण का मतलब कि हमारी जो खुद की है उसी को हम स्वीकार करके चल रहे हैं, तो ये आसान हो जाएगा। और एक बात और देखेंगे कि इसमें एक शब्द है, अगर मैं जनरल इस शब्द को इंग्लिश को लेके चलूं, इसमें एक शब्द SASS, इसको आप हिंदी में बोलते हैं गधा। और गधा की खासियत क्या होती है ना कि पीट दो उसके बाद से फिर भी वही कहेगा, एक बार और नहीं कहते साफ गधा हो क्या यार। तो गधा का मतलब क्या है कि कुछ भी पीट दो फिर वही जोतेगा, फिर पीट दो वही जोतेगा, लाइक बेहाया। तो उस टाइप का हो जाएगा कुछ कि अपना पूर्व ज्ञान। अभी यहाँ वो नहीं सोचना है कि मैं इसका संदर्भ बेहाया से नहीं, इसका मैं वो याद रखने के लिए जो यहाँ दिक्कत हो रहा है उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। दूसरा जो शब्द है एकोमोडेशन, जो एक तरीके से समायोजन होता है। समायोजन क्या होता है कि वर्तमान में जो सोचने के तरीके हैं परिवेश को पूरी तरह नहीं पकड़ पाते हैं, यानी जो अभी हम सोच रहे हैं वो परिवेश में जो चीजें हैं उनको कैप्चर नहीं कर पा रहे। यानी वर्तमान में मैं कुछ सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, और वो जो वर्तमान की रियलिस्टिक चीज है उससे अटैच नहीं हो पाती है। फिर हम उसके लिए एक नई योजना बनाते हैं और पुरानी योजना को क्या करते हैं, संशोधित करते हैं। अभी वर्तमान में जो हो रहा है
उस पे जो हम कर रहे हैं वो नहीं हो पाया, फिर हमने देखा ये कुछ गड़बड़ हो गया। इसको अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक नई योजना बनाते हैं। हमने सीटेट का एग्जाम दिया, सीटेट फेल हो गए या सीटेट पढ़ रहे हैं तो सीटेट में नंबर ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नई योजना, कुछ नई टेक्नोलॉजी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, कुछ नई तक टेक्निक्स को लाएंगे और फिर देखेंगे कि इससे ज़्यादा नंबर स्कोरिंग हो रहा है, तो फिर वह स्थिति कहलाएगी समायोजन। ठीक है ना। दूसरे रूप में हम देखें कि वर्तमान स्कीमा परिवेश को, स्कीमा व्यवहार को संदर्भित कर लीजिएगा, कार्य को संदर्भित, वर्तमान में जो आपके व्यवहार या कार्य परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, यानी वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उसको समझ पाने की जो असमर्थता होती है, अर्थात नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को, असमर्थवान है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो नई स्कीमा की रचना करना। और जब ये असमर्थता होती है उस परिस्थिति में एक नया मॉडरेट फॉर्मेट करते हैं, तो वहां पे एक तरीके से नई स्कीमा की रचना करना समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना, अर्थात जो आपका पूर्व ज्ञान है या योजना है उसमें बदलाव करके वातावरण के साथ तालमेल बना लेना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। टोटल मिला जुला के अगर ये कहें कि जो हमें दिख रहा है और अभी जो हूं और जो दिख रहा है उसमें जाने के लिए हमने जो स्थिति को स्वीकार कर लिया, जो कर लिया, वही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अब इसको एक जेन्युइन चीज के तहत समझ सकते हैं कि एक व्यवहारिक जीवन से समझें तो इस बात को, हाँ अभी पहले इसको समझ लें कि इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या रही कि अब यहाँ से जब घोड़ा को देखने के बाद वो ऊंट कहती है और ऊंट को फिर से कुछ समय बाद कुबड़ वाला घोड़ा कहती है, और उसके बाद कुछ समय बाद जब चित्र कॉपी किताब में कहीं पढ़ती है तो फिर वो ऊंट को संशोधन करके घोड़े को जो कह रही है ऊंट उसको संशोधन करके घोड़ा कहती है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो उथल हुआ या जो संतुलन और असंतुलन का भाव हुआ, तो जीन पियाजे ने इस प्रक्रिया को, जो इन दोनों में असंतुलन का भाव हुआ, इक्विलिब्रियम के नाम से बोला, यानी एक तरीके से संतुलीकरण के नाम से इसको बताया, संतुलीकरण। तो अब संतुलीकरण का मतलब क्या था कि ये जो हम नई योजना बना रहे हैं, पुरानी योजना का सहारा ले रहे हैं, इन दोनों को उथल पुथल हो रहा है, इसमें हम दोनों को बैलेंस करके एक प्रक्रिया तक पहुंच रहे हैं, एक नई योजना तक पहुंच रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम का काम होगा, यानी संतुलीकरण हो जाएगा। अब जीन पियाजे कहते हैं कि ये जो हो रहा है प्रोसेस, जिसमें असंतुलन और संतुलन का भाव दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जिससे यह दिखता है कि कार्य जो है हमें नए रूप में दिखने का अवसर देता है, अर्थात कार्य में हम नयापन ला पाते हैं, कार्य की सृजन कर सकते हैं, कार्य के लिए नयापन ला सकते हैं, नवाचार ला सकते हैं, यह परिस्थिति हो जाती है। इसी में एक और शब्द आके यहाँ जुड़ता है, व्यवस्थापन। तो व्यवस्थापन में समझने से पहले अगर इसको आप जनरली एक अपनी भाषा में समझना चाहें, ये तो हो गया जो इसका जो स्ट्रक्चर है जिस पे इस पे बात करना चाहिए। मान लीजिए कि एक दुल्हन है और दुल्हन जो है ये थोड़ी सी स्मार्ट है, दूसरे जमाने की, बाल वाल ऐसे करके आई है, ठीक है। अब दुल्हन है कि आ गई है यहाँ, और दुल्हन को समावेशीकरण के केस में अगर देखें तो वो क्या कहेगी कि अपने मायके में जिस तरीके के परिधान को पहन के आई है, कपड़े को पहनती है, वही यहाँ कपड़े को क्या कर रही है, पहन रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। और यहाँ क्या हुआ कि जो रीति रिवाज में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज है कि साड़ी पहनना है, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ शायद वो सलवार समीज जो भी होगा पहन रही होगी, तो पहन रही थी। अब यहाँ जैसे अब उसको सलवार पहनने में दिक्कत हो रहा होगा, सॉरी साड़ी पहनने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन फिर वो कहीं किसी नाटक या मंच में, कार्यक्रम में जो भी हुआ होगा, साड़ी वाला परिधान पहन के काम की होगी, तो कहीं ना कहीं वो जो उसका पूर्व ज्ञान होगा फिर से एक नए ज्ञान को, यानी फिर से उसको वहां तक पहुंचाने में थोड़ा सा लाभ पहुंचाएगा।
और जब लाभ पहुंचाएगा तो फिर वो जान जाएगी कि मैं जब साड़ी यहाँ पहन रही थी तो क्या गड़बड़ कर रही थी जो इधर उधर हो जा रहा था। तो ये था हमारा समावेशीकरण। अब दूसरा केस बनाते हैं, केस स्टडी 2 लेते हैं। तो ये एक बात समझ में आता है कि दुल्हन चाहती है कि हम यहाँ अब जींस पैंट में टी शर्ट में रहें। अब वो क्या होता है कि एक तरीके से यहाँ घर के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये चाहती है कि जो हमारी पहली अवस्था है जिसमें हम पहले के फॉर्मेट में जैसे जीते आ रहे हैं, जैसे जींस और टी शर्ट में, उसी तरीके से अगले फॉर्मेट में जिए। अब वहाँ जिद की कार्यक्रम चालू हो जा रहा है, घर वाले अपने तरफ से खींच रहे हैं कि नहीं करना है, ये करिए, हमको करना है। इस कशाकश में उथल पुथल असंतुलन संतुलन के भाव में अंततः उसको इस प्रक्रिया, जो कौन सी प्रक्रिया, जो जींस टी शर्ट वाली है, उसको त्याग करके एक नई परिस्थिति को स्वीकार करना होता है, अपने व्यवहार में बदलाव करना होता है, यहाँ के जो कल्चर है उसको स्वीकार करना एक तरीके से समायोजन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यह बात आप समझ चुके होंगे। इसी की जो दूसरी अवस्था थी, एक व्यवस्थापन था। व्यवस्थापन भी क्या है कि योजनाओं का निर्माण करना, नई योजनाओं का निर्माण करने का ही एक प्रक्रिया है। चूंकि इससे क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि पढ़ रहे हैं तो समझते चलें। यह प्रक्रिया परिवेश के साथ सीधे संपर्क से अलग हटकर, यानी जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया है वो जो हम ये दोनों काम जो परिवेश में कर रहे थे, ये परिवेश से सीधे हट जाएगा। और क्या होगा, आंतरिक रूप से घटती, यानी स्वयं क्या होगी कि उसको अपने ऊपर या एक तरीके से किसी और व्यवहार में न लेके अपने आप इसको आंतरिक रूप से स्वतः इसको करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कि मजबूत अंतर संबंधित ज्ञान तंत्र की यह रचना करता है। यानी ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि मजबूत अंतर संबंधित संज्ञानात्मक तंत्र की रचना कौन करता है, तो व्यवस्थापन करता है। क्या होगा व्यवस्थापन, जैसे व्यवस्था करते हैं ना, नहीं कहते व्यवस्था एकदम टाइट रखना चाहिए, तो व्यवस्था यहाँ क्या होगा, बच्चों की जो अंतर संबंधित यानी एक दूसरे से इंटेलेक्चुअल लेवल की जो नॉलेज है वो बहुत तेज से क्या होगी, कॉग्निटिव लेवल पे मजबूत होगी और उसकी रचना करेगी। क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि संज्ञानात्मक तंत्र क्या है, तो अब इसको देख लीजिएगा कि विचारों में नई और पुरानी योजना को जोड़कर बनाई गई नई मानसिक व्यवस्था, विचार में नई और पुरानी योजनाओं को जोड़कर बनाई गई नई मानसिक व्यवस्था, लेकिन यह स्वतः है, अंतर संबंधित है, खुद से संबंधित है। इसको परिवेश में जाके करके सीख के घटा के बढ़ा के नहीं किया जाएगा। ये अंतर संबंधित है, स्वयं से संबंधित होगा, खुद से अंदर से, ये अंतर रखिएगा। जबकि ये दोनों घटनाएं जो हैं परिवेश के संदर्भ में होगी। तो मेरे ख्याल से जीन पियाजे का ये जो दूसरा स्टेज था, प्राक पूर्व परंपरागत संक्रियात्मक अवस्था, इसको आप समझ गए। तो अब हम लोग इसके तीसरी अवस्था की बात करेंगे। जीन पियाजे की जो दो अवस्थाएं हो गई, संवेदी और प्राक पूर्व, जिसमें बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहा। तीसरी देख लेंगे मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट यानी मूर्त, स्थूल यानी एक तरीके से प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं आप। अब चीजें जो प्रत्यक्ष रूप से होंगी, मूर्त रूप से होंगी, उससे बच्चा कैसे सीखेगा, तो इसमें जो होता है लॉजिकल जो थिंकिंग होता है, तार्किक चिंतन, वो प्रारंभ हो जाता है। अब बच्चा जो है, क्योंकि यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और इससे पहले आपने जब इसको पढ़ा था तो 2 से 7 वर्ष का था। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा सोचने लगता है, चीजों को तर्क लाने लगता है, लेकिन वो जो तर्क करेगा वो केवल मूर्त या प्रत्यक्ष जो वस्तुएं हैं उन तक ही वो तर्क कर पाएगा, जब तक वो सामने नहीं दिखेंगी। अतार्किक रूप में वो चला जाएगा अगर वो सामने नहीं दिखती हैं तो। सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच वो तुलना करना सीख जाएगा, अंतर करना सीख जाएगा, समानता व असमानता बतलाना सीख जाएगा, सही गलत में अंतर करना वो सीख जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि वो चीजें प्रत्यक्ष हों, सामने उपस्थित हों। इसी में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी होता है
कि भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता। भाषा अर्थात अब वो क्या करने लगता है कि भाषा की पढ़ाई करने लगता है, लैंग्वेज को सीखने लगता है, और संप्रेषण की योग्यता अर्थात कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो अपने विचार हैं उसका विनिमय करना, एक्सचेंज करना, यानी कि आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान या बातचीत करने का जो स्किल होगा, कौशल होगा, वो सब उसके अंदर डेवलप होने लगेगा। उत्क्रमणशीलता यानी पलावटी का ज्ञात होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी आपने जो रिवर्सिबिलिटी देखा था, जिसमें उत्क्रमणीयता या उत्क्रमणशीलता देखा था, कि जिसमें वो पानी से रिवर्स इस छोटे से गिलास या बड़े से गिलास में रिवर्स नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, पानी को, तो अब वो क्या करने लगेगा, बच्चा अब रिवर्स कर लेगा और रिवर्स करके यह कह देगा, यानी ये सीख जाएगा कि एक तरीके से जो हमारा क्रमबद्ध चरण है वह दोनों ही अवस्थाओं में मात्रा सेम है और एक तरीके से दोनों अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि एक तरीके से हम इस गिलास से पानी क्या करेंगे, इसमें रख देंगे तो कोई भी विशेष अंतर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो आकार आकृति की संकल्पना को समझ जाएगा। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसमें होता है, तो आप बता दीजिएगा मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ एक जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपसे एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाएंगे कि उसमें भी एग्जाम्पल देके पूछा जाए, प्रश्न में एग्जाम्पल देके पूछा जाए। जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल बना लिया जाएगा कि एक बच्चे को साइकिल दिया गया चलाने के लिए, चाहे कोई भी एक प्रक्रिया दे दिया गया, और उसमें वो बच्चा फिर एक तरीके से उसी के सहारे क्या कर रहा है कि एक नई चीज कर ले रहा है, या फिर उल्टा फिर से रिवर्स हो जा रहा है उस प्रक्रिया को, उसके चरणों को काउंटिंग रिवर्स करके गिन ले रहा है, तो एक तरीके से उत्क्रमणशीलता यानी पलावटी वाला गुण उसके अंदर आ जाएगा। तीसरी जो है अमूर्त, नेक्स्ट जो है लास्ट चौथा, अमूर्त या अनौपचारिक, ये जिसको एब्स्ट्रैक्ट या ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो दिखे ना, इसी को आप अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। इसमें क्या होगा, जो आप इससे पहले मूर्त अवस्था पढ़ रहे हैं, तो मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन की भी योग्यता अब आपके पास आ जाएगी। अब चीजों को देखेंगे नहीं, केवल आपसे बोला जाएगा, कहा जाएगा, इशारा किया जाएगा, फिर भी आप उन चीजों को समझ जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। यह इसीलिए जब आप मूर्त और अमूर्त दोनों रूप से चिंतन कर लेते हैं, तो इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। किसको? अमूर्त, औपचारिक या अप्रत्यक्ष जो स्टेज है उसको। मानसिक योग्यताओं का पूर्णतः इसमें विकास हो चुका होता है। किसी भी तरीके से बच्चे से व्यवहार करिए, सारी चीजों को समझ जान पाता है। परिकल्पना यानी कल्पना भी वो कर पाएगा, चारों तरफ की चीजों को समझ पाएगा, जान पाएगा। अब इससे जुड़े कुछ विशेष तथ्य जो हमने पढ़ा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसमें क्या है कि ओवरऑल जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया, शिक्षक की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया, और बाल केंद्रित था लेकिन शिक्षक की भूमिका को भी उसने महत्वपूर्ण बताया। साथ साथ उसने उचित अधिगम वातावरण पर अधिक बल दिया, अर्थात कहा कि अधिगम के लिए जरूरी होगा कि सबसे प्रॉपर एक इन्वायरमेंट हो, बढ़िया तरीके से इन्वायरमेंट हो, सारी सुसाध्य वहाँ उपलब्ध हो, तब जाके एक तरीके से बच्चा ज़्यादा अधिगम कर पाएगा। अब ये देखा गया कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में रोल क्या है, भूमिका क्या है, महत्व क्या है, तो देखेंगे। उस जीन पियाजे ने कहा कि खेल क्रिया के माध्यम से शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि खेल की जो प्रक्रिया होगी उसके माध्यम से बच्चा ज़्यादा सीखेगा। सीखने में जो बच्चा कमजोर है उसको कभी भी दंड नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। दंड का विरोध किया गया है जो बच्चा सीखने में कमजोर है, क्योंकि सीखना एक तरीके से कमी नहीं है, वो एक तरीके से सीखने का तरीका होगा, स्रोत होगा। कि एक बच्चा अगर गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर सीखने की चेष्टाएं हो रही है। जो गलती करता है वो सीखता है। चूंकि अब अधिगम के बारे में कहा गया कि वही बच्चा अधिगम ज्यादा करेगा जिसके अंदर अभिप्रेरणा और विद्यार्थी, यानी उसने एक और इम्पोर्टेंट बात कही जो यहाँ मेन बात छिपा हुआ था। कहा कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा और विद्यार्थी दोनों ही आवश्यक होंगे, तभी जाके
अधिगम हो पाएगा। अर्थ अगर विद्यार्थी है मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन है विद्यार्थी नहीं है, ऐसे परिस्थिति में अधिगम हो ही नहीं सकता है। दोनों का होना जरूरी है, ठीक है ना। मैं विद्यार्थी हूँ, मोटिवेशन नहीं है, सो जाऊंगा आंख बंद करके, सुबह उठूंगा, कोई मोटिवेशन नहीं है। अब मोटिवेशन रहेगा तब तो काम होगा ना। मोटिवेशन क्या होगा, बाहर का वायु प्रेरणा रहेगी तो फिर से डिस्चार्ज हो जाओगे। इंटरनल लेवल पे जो आंतरिक मोटिवेशन होगा जो एकदम बेचैन कर देगा। तो कहा कि विद्यार्थियों के बीच में जो मोटिवेशन नहीं है ना, तो पागल रहेंगे विद्यार्थी, एकदम कहीं भी सो जाएंगे, कुछ नहीं। और अगर विद्यार्थियों के बीच में भी मोटिवेशन है तो फिर पागल हो जाएंगे, वो दूसरे वाले पागल उसको काम को करने के लिए सीखने वाले पागल हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे स्वयं करके सीखने का अवसर देना विद्यार्थियों पे। देखिए सीखने में अवसर की समानता, ज्यादा करके सीखने पे बल देना, खूब करने दो बच्चों को, करो क्रियाविधि, प्रैक्टिकल करो, घूम के आओ, क्षेत्र भ्रमण करो, जो जो करना है करो, करके सीखो क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, वेयर इज योर प्रॉब्लम्स, उसको फाइंड आउट करो, क्या क्या मिस्टेक कर सकता है वो, क्या क्या सीख सकता है। समस्या समाधान की विधि पे काम किया इन्होंने। कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उस पर उन्होंने कहा। यानी कि जो सृजनात्मक चिंतन था उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत किया। और उन्होंने ये जो अपना एक पॉइंट रखा इस पे कि 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कम से कम ये जरूरी रहेगा कि आप इन मेथड्स का, प्रॉब्लम समाधान विधि का प्रयोग करें, तो एक तरीके से ठीक ठाक स्थिति बनी रहेगी, बच्चों का विकास हो पाएगा। अब तक हमने यह जाना कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें, लेकिन अब हम वो बात करेंगे कि जो कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत था, तो जीन पियाजे ने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया और फिर इसको किन किन भागों में बांटा है उसकी कड़ी हम इसके आगे तब तक के लिए नोट कर लीजिए।